नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहां पर आपको हिंदी पेडागोजी से संबंधित 3 अध्याय एक साथ मिलने वाले हैं। भाषा शिक्षण, भाषा कौशल और शिक्षण में होने वाली समस्याएं। यहां पर टोटल 100 प्रश्नों को लिया गया है इन 3 अध्यायों में से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण हिंदी पेडागोजी इसलिए लिखा गया है क्योंकि तीनों ही यहाँ पर जो अध्याय है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 अध्याय एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया, यह किस सिद्धांत के माध्यम से पता चलता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सिद्धांत है जिसके माध्यम से पता चलता है। बाल केंद्रिता के सिद्धांत से, शिक्षण सूत्र के सिद्धांत से, बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत से या फिर अभ्यास सिद्धांत से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया पूछा गया है, कौन से सिद्धांत के माध्यम से पता चलेगा, तो ये अभ्यास के सिद्धांत से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, अध्यापक को कक्षा में सदैव रिक्त स्थान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्या मातृभाषा का करना चाहिए, मानक किसी भी भाषा का या फिर अपभाषा का। तो यहाँ पर अध्यापक के बारे में पूछा गया है कि अध्यापक को कक्षा में सदैव मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा अध्यापक? मानक भाषा का प्रयोग करेगा कक्षा में सदैव। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है भाषा के जो सभी रूप होते हैं उसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा या फिर सबसे अधिक प्रयोग किस भाषा का किया जाता है। लिखित भाषा का, सांकेतिक भाषा का, मौखिक भाषा का या फिर व्यवहारिक भाषा का। तो साधारण सी बात है, आप सभी को पता होगा, हम मौखिक भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। भाषा संसार का नाममय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यहाँ विश्व की हनई तंत्री की झनकार है। भाषा के संबंध में यह वाक्य किस लेखक ने लिखा है। यहाँ पर आपको बताना है जो भाषा के संबंध में जो वाक्य दिया गया है ये किस लेखक के द्वारा दिया गया है। भोलानाथ तिवारी, श्याम सुंदर दास, क्रोचे या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाक्य है, इसको आपको याद कर लेना है, किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया वाक्य है। चलिए 5वां प्रश्न है, शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है। अभिव्यक्ति को, ग्रहण को, व्याकरण के पक्ष को या फिर लिखित पक्ष को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति को। याद रखिएगा, शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के अभिव्यक्ति पक्ष को उजागर करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए 6ठा प्रश्न है, यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। जैसे ही मैं प्रश्नों को पढ़ूं और 4 विकल्प आपके सामने हो, वीडियो को आप पुश करके आसानी से आप कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी कॉपी में आंसर लिख सकते हैं और अंत में हमें बता सकते हैं कि इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। तो 6ठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य भोलानाथ तिवारी ने कहा है। यहाँ पर देखिए आपको चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से देना है। भोलानाथ तिवारी का कौन सा वाक्य है इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत व सार्थक ध्वनि समष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा, यह कह सकते हैं कि जो तीसरा वाक्य है यह भोलानाथ तिवारी ने कहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, जिस ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं। साधारण सा प्रश्न, यदि आप यदि चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर होगा वर्ण। वर्ण के आप टुकड़े नहीं कर सकते, जिस ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। यहाँ पर आप शब्द के भी टुकड़े कर सकते हैं, वाक्य के, व्यंजन के, इन तीनों के ही टुकड़े किया जा सकते हैं, लेकिन वर्ण के नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अधिगम शब्द का अर्थ है। यहाँ पर देखिए अधिगम शब्द का अर्थ बताना है, सरल सा है, सीखना है, सिखाना है, पढ़ना है या फिर पढ़ाना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 9वां प्रश्न,
शिक्षण एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा कुछ सीखता है। यह जो पंक्ति है यह किसकी है? स्किनर की है, मेरिसन की है, स्मिथ की है या फिर ब्रूबेकर की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यहाँ जो पंक्ति दी गई है ये स्मिथ के द्वारा दी गई पंक्ति है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। 10वां प्रश्न, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना नीचे दिए गए किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत आएगा? यहाँ पर देखिए जो शिक्षक है वो श्यामपट्ट पर लिखता है, तो आपको यहाँ पर बताना है वो किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत आएगा। उपयोग, तुलना, प्रस्तुतिकरण या फिर तैयारी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रस्तुतिकरण। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना ये प्रस्तुतिकरण आयाम के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, तैयारी आयाम के अंतर्गत विषय का परिचय दिया जाता है, विषय पर निष्कर्ष दिया जाता है, विषय का अभ्यास होता है या फिर पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर तैयारी आयाम के अंतर्गत पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा विषय का परिचय दिया जाता है। जब तैयारी की जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो विषय होता है उसका परिचय दिया जाता है, इसे ही तैयारी का आयाम आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए 12वां प्रश्न है, टाइपिंग सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? विचारात्मक अधिगम है, क्रियात्मक अधिगम है, विचारात्मक तथा क्रियात्मक अधिगम है या फिर क्रियात्मक अधिगम है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये क्रियात्मक अधिगम है। जो टाइपिंग सीखना है ये क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इसमें क्रिया होती है इसलिए ये क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा टाइपिंग सीखना। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न है, जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम किससे जुड़ता है? यहाँ पर जुड़ता हुआ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम किससे जुड़ता है? शिक्षण एवं अभिव्यक्ति से, शिक्षण तथा अनुभव से, अनुभव तथा विषय से या फिर अनुभव तथा शिक्षक से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षण तथा अनुभव से। याद रखिएगा, जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम शिक्षण तथा अनुभव से जुड़ता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है, रूढ़ है या फिर अप्रासंगिक है? तो यहाँ पर जो अधिगम है या फिर जो सीखना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति मोरिसन द्वारा कही गई? यहाँ पर देखिए कौन सी पंक्ति मोरिसन द्वारा कही गई है, इसके बारे में आपको इन चारों पंक्ति के माध्यम से बताना है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आंसर बताऊंगा, चारों विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा। आपका राइट आंसर होगा शिक्षण एक ऐसी अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाजो उपयोगी बनाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा तीसरा होगा, यहाँ पंक्ति मोरिसन द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। 16वां प्रश्न, यदि किसी पाठ को 5 शिक्षार्थी अलग अलग ढंग से सोचते हैं तो शिक्षक का कार्य क्या होगा? यहाँ पर देखिए शिक्षक का कार्य आपको बताना है। यदि किसी पाठ को 5 शिक्षार्थी है जो कि अलग अलग ढंग से सोचते हैं तो आपको शिक्षक का कार्य बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पाठ के सही तथा उचित निष्कर्ष से शिक्षार्थियों को अवगत कराना। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी माहौल में सीखने के लिए बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, वहाँ पर जहाँ सिर्फ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो या फिर सिर्फ विद्यालयों में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किसी माहौल में सीखने के लिए बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? मनोरंजन, अनुकरण, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत या फिर बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत? यहाँ पर देखिए गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, तो उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर बाल केंद्रिता का सिद्धांत? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया क्रियाशीलता का सिद्धांत। कविता पाठ करवाना क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अभ्यास के सिद्धांत पर या फिर अनुकरण के सिद्धांत पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुकरण के सिद्धांत पर। याद रखिएगा, आरंभ में इनमें से इन चारों विकल्पों में से आपको बताना था कि किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है, तो वो अनुकरण के सिद्धांत पर के आधार पर बालक भाषा सीखता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण रिक्त स्थान होता है, प्रभावी, बोझिल, कठिन या फिर सरल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रभावी। याद रखिएगा, शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण प्रभावी होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? प्रत्यक्ष विधि, भाषा संसर्ग विधि, प्रासंगिक विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रासंगिक विधि। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रासंगिक विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किस विधि के अंतर्गत व्याकरण नियमों को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप अनुभव किया जाता है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रश्न में पूछा क्या गया है आपको। यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि होगा, सूत्र विधि होगा, भाषा संसर्ग विधि होगा या फिर पाठ्य पुस्तक विधि होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत व्याकरण नियमों को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रथम जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शालिनी पर्यावरण शब्द समझाने के लिए विद्यार्थी को कुछ समूह में बांटकर उनसे एक खेल करवाती है। शालिनी का यह कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष विधि, खेल विधि, सूत्र विधि या फिर विश्लेषण विधि? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए खेल करवाती है, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये खेल विधि के अंतर्गत आएगा। शालिनी पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए विद्यार्थी को कुछ समूह में बांटकर उनसे एक खेल करवाती है। शालिनी का यह कार्य खेल विधि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विधि का आधार केवल व्याकरण की पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक विधि हैं, विश्लेषण विधि हैं, सूत्र विधि हैं या फिर भाषा संसर्ग विधि हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पाठ्य पुस्तक विधि। याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तक विधि का आधार केवल व्याकरण की पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य। यहाँ पर देखिए, भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य आपको बताना है। विद्यार्थियों को व्याकरण से परिचित करवाना है, विद्यार्थी को भाषा का शुद्ध प्रयोग करवाना है, करना सिखाना है, बोलना सिखाना है या फिर लिखना सिखाना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण में जो व्याकरण का उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में से किस सिद्धांतों में छात्रों को सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है? प्रत्यक्ष विधि है, प्रयोग विधि है, विश्लेषण विधि है या फिर प्रासंगिक विधि है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रासंगिक विधि। याद रखिएगा, प्रासंगिक विधि में छात्रों को सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रायः देखा जाता है कि बच्चे व्याकरण विषय में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे का कारण आपको बताना है कि बच्चे व्याकरण विषय में ज़्यादा रुचि क्यों नहीं लेते हैं। तो इसके पीछे का कारण है कि विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बच्चे व्याकरण विषय में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है? यहाँ पर देखिए, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा पहाड़े सीखना। यहाँ पर देखिए पहाड़े लिखा हुआ है, पहाड़े सीखना यह कार्य विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गरिमा पेड़ को पेड़ बोलती है, इस कारण उसके सहपाठी उसे बहुत चिढ़ाते हैं।
इस स्थिति में शिक्षण का कौन सा सिद्धांत गरिमा की सहायता कर सकता है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वयं संशोधन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत या फिर मौखिक तथा लेखन कार्य का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऐसी स्थिति में शिक्षण का स्वयं संशोधन का सिद्धांत गरिमा की सहायता कर सकता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। अगला प्रश्न है, मोनिका पहली कक्षा को खेल द्वारा वर्ण सिखाती है, यहाँ किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? बहुमुखी प्रयास, मनोरंजन, अभ्यास या फिर संशोधन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मनोरंजन। याद रखिएगा, मोनिका पहली कक्षा को खेल द्वारा वर्ण सिखाती है, यहाँ मनोरंजन शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पलक प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री की पुस्तकों को पढ़कर व्याकरण सीखने का प्रयास करती है, उसका यह प्रयास भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? पाठ्य पुस्तक विधि को, प्रयोग विधि को, भाषा संसर्ग विधि को या फिर प्रासंगिक विधि को? तो यहाँ पर जो पलक है वो प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री की पुस्तकों को पढ़कर व्याकरण सीखने का प्रयास करती है, तो उसका यहाँ प्रयास भाषा शिक्षण के जो प्रयोग विधि है उस सिद्धांत को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कई बार ऐसा होता है कि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय को समझ नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपको बताना है ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उसे दिए गए विषयों को उदाहरणों द्वारा समझाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सभी आयामों में से नियमों या सिद्धांतों को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास क्या कहलाता है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना या फिर सामान्यीकरण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षण के सभी आयामों में से नियमों या सिद्धांतों को शिक्षार्थी तक पहुंचाने का प्रयास सामान्यीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? सामान्यीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए कि बच्चे किस विषय में अधिक रुचि लेते हैं? कठिन विषय में, सरल विषय में, जिन विषयों को उनके जीवन से जोड़ा गया हो, या फिर सिनेमा तथा साहित्य में? सरल सा प्रश्न है, चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं कि बच्चे जिन विषयों को उनके जीवन से जोड़ा गया हो उन विषयों में अधिक रुचि लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्णोच्चारण विधि का प्रयोग किस भाषा कौशल में किया जाता है? श्रवण कौशल में, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में, लेखन कौशल में या फिर पठन कौशल में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए वर्णोच्चारण विधि के बारे में पूछा गया है कि इसका प्रयोग किस भाषा कौशल में किया जाता है, तो ये पठन कौशल में किया जाता है वर्णोच्चारण विधि का प्रयोग। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जो बच्चे सुन नहीं सकते वहाँ शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, वहाँ भाषा सीख नहीं सकते या फिर वहाँ भाषा का बस लिखित रूप प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर जो बच्चे सुन नहीं सकते उनमें कुछ समय लगता है, यानी कि उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दैनिक कार्यों में सबसे अधिक किन दो कौशलों का प्रयोग होता है? यहाँ पर दैनिक कार्यों में सबसे अधिक किन दो कौशलों का प्रयोग होता है उसके बारे में पूछा गया है। लेखन तथा पठन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति तथा भाषण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रवण कौशल या फिर लेखन तथा मौखिक अभिव्यक्ति? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रवण कौशल। इन दो कौशलों का प्रयोग होता है दैनिक कार्यों में सबसे अधिक। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि अध्यापक सेब के चित्र को देखकर छात्रों से उनके विषय में कुछ वाक्य बोलने के लिए कहे तो यह किस कौशल से संबंधित होगा? लेखन कौशल, मौखिक कौशल, वाचन कौशल या फिर श्रवण कौशल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मौखिक कौशल। यदि अब अध्यापक सेब के चित्र को देखकर छात्रों से उसके विषय में कुछ वाक्य बोलने के लिए कहे तो यहाँ मौखिक कौशल से संबंधित होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आंख, कान तथा हाथ का प्रयोग किस शिक्षण विधि के लिए आवश्यक माना जाता है? रूपरेखा अनुकरण विधि, जैकटॉक विधि, मॉन्टेसरी विधि या फिर स्वतंत्र अनुकरण विधि? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मॉन्टेसरी विधि। याद रखिएगा, आंख, कान तथा हाथ का प्रयोग मॉन्टेसरी विधि के लिए आवश्यक माना जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है,
अध्यापक द्वारा बनाए गए बिंदुओं से वर्ण बनाने का प्रयास छात्र लेखन कौशल की किस विधि में करता है। यहाँ पर आपको बताना है अध्यापक द्वारा बनाए गए बिंदुओं से वर्ण बनाने का प्रयास छात्र लेखन कौशल की किस विधि में करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रूपरेखानुकरण विधि में। याद रखिएगा, अध्यापक द्वारा बनाए गए बिंदुओं से वर्ण बनाने का प्रयास छात्र लेखन कौशल की रूपरेखानुकरण विधि में करता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ऊपर लिखे वाक्यों को देखकर लिखना रिक्त स्थान कहलाता है। सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख या फिर लिखित अभिव्यक्ति। साधारण सा प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुलेख। ऊपर लिखे वाक्यों को देखकर लिखना अनुलेख कहलाता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाक्य लिखते समय आवश्यक स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया गया या गलत किया गया हो तो कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ भी सकता है और नहीं भी। वाक्य अशुद्ध हो जाएगा तथा अर्थ भी बदल सकता है, वाक्य अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पर जब हम अल्प विराम का प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं, गलत करते हैं, तो क्या होता है, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा तथा अर्थ भी बदल सकता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेखन कौशल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा जाता है, यहाँ पर कौन सा कथन सही है पूछा गया है लेखन कौशल के विषय में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लेखन के लिए केवल मानक वर्णों का प्रयोग ही उचित है। ये लेखन कौशल के विषय में सत्य कथन माना जाएगा इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राधिका सास्वर पठन के समय विराम चिन्हों का ध्यान नहीं रखती है, उसके द्वारा ऐसा करने से रिक्त स्थान हो सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, श्रोता को समझने में कठिनाई होगी, विराम चिन्ह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है या फिर मधुर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि विराम चिन्ह को यदि आप गलत जगह लगाते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है और उसका जो पढ़ने का तरीका है या फिर जो पढ़ता है उसको भी उसमें कठिनाई होती है या फिर कह सकते हैं कि श्रोता को समझने में कठिनाई होगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यासी की अध्यापिका निश्चित समय अंतराल पर मौखिक, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लेती है। अध्यापिका मूल्यांकन करने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है। यहाँ पर देखिए अध्यापिका मूल्यांकन करने के लिए पूछा गया है कि ये किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है। परिणात्मक प्रविधि, मूल्यांकन प्रविधि, गुणात्मक प्रविधि, परिणात्मक तथा गुणात्मक प्रविधि या फिर अनेक्डोटल आलेख। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा परिणात्मक प्रविधि। याद रखिएगा, अध्यापिका मूल्यांकन करने के लिए परिणात्मक प्रविधि का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषिक संरचनाओं का अभाव है, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना है, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री है या फिर पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री है। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कौन से विकल्प में पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर पढ़ना और सुनना, यहाँ पर पढ़ना और सुनना में पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कौन से स्तर पर पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर क्या पूछा गया है, भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जाता है प्राथमिक स्तर पर तुक मिलाने की क्षमता के आधार पर, शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता के आधार पर, भाषा की शुद्धता पर या फिर प्रवाह के साथ बोलने पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता के आधार पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का जो मूल्यांकन किया जाता है वो शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन प्रक्रिया है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, वर्णात्मक है या फिर मात्रात्मक तथा गुणात्मक है। तो यहाँ पर जो हिंदी भाषा शिक्षण में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी क्रिया श्रवण कौशल का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देखिए श्रवण कौशल का कौन सा हिस्सा नहीं है, कौन सी क्रिया श्रवण कौशल का हिस्सा नहीं है पूछा गया है। दिए गए संदेश को समझना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अवधारणाओं को समझना या फिर दूसरों के विचार को समझने का प्रयास करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, यह श्रवण कौशल का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कौशल भाषा सीखने की प्रक्रिया का अंतिम कौशल है। यहाँ पर देखिए भाषा कौशल सीखने की प्रक्रिया का अंतिम कौशल कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। सुनना है, मौखिक अभिव्यक्ति है, पढ़ना है या फिर लिखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लिखना। जो लिखना है दोस्तों, यहाँ प्रक्रिया का जो भाषा सीखने की प्रक्रिया का अंतिम कौशल कौन सा होगा, वो लिखना होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन सा कौशल चित्रात्मक भाषा का प्रतिनिधित्व करता है। लिखना, सुनना, बोलना या फिर पढ़ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लिखना। चित्रात्मक भाषा का प्रतिनिधित्व करता है कौन सा कौशल, लिखना। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुलेख, श्रुतलेख तथा सुलेख किस कौशल से जुड़े हुए हैं। श्रवण, पठन, मौखिक अभिव्यक्ति या फिर लेखन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लेखन कौशल से। अनुलेख, श्रुतलेख तथा सुलेख ये लेखन कौशल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भाषा कौशल से संबंधित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भाषा कौशल से संबंधित कौन सी प्रक्रिया नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। सोचना, बोलना, लिखना या फिर पढ़ना। तो यहाँ पर यदि आप भाषा कौशलों के बारे में जानते हैं, कितने भाषा कौशल है, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ये आपका क्यूज है कि भाषा कौशल के जो 4 प्रकार है वो कौन कौन से हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 तो आपके सामने हैं, बोलना, लिखना और पढ़ना। एक कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। सोचना यहाँ पर भाषा कौशल से संबंधित नहीं होगा। बाकी बोलना, लिखना और पढ़ना आपको जो चौथा कौशल है उसके बारे में कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, इसमें कौन सी विधि का प्रयोग, इसके बारे में आपको बताना है। नाटक देखना, नाटक पढ़ना, नाटक सुनना या फिर नाटक में अभिनय करना। मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा नाटक में अभिनय करना। ये मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है इस विधि का प्रयोग। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। छात्र विषय में रुचि ले रहे हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हिंदी की अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करेगी। परिणात्मक प्रविधि, जांच विधि, संचय आलेख या फिर निरीक्षण। तो यहाँ पर देखिए छात्र विषय में रुचि ले रहे हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए जो हिंदी की अध्यापिका है वो जांच विधि का प्रयोग करेगी। कौन सी विधि का प्रयोग करेगी, जांच विधि का। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रोमा पहली कक्षा में विद्यार्थियों से बालगीत सुन रही है। इस प्रक्रिया से रोमा किस कौशल का मूल्यांकन कर रही है। यहाँ पर मूल्यांकन लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। इस प्रक्रिया से रोमा किस कौशल का मूल्यांकन कर रही है। पठन कौशल का, श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का या फिर उच्चारण कौशल का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उच्चारण कौशल का। याद रखिएगा रोमा पहली कक्षा के विद्यार्थियों से बालगीत सुन रही है। इस प्रक्रिया में रोमा उच्चारण कौशल का मूल्यांकन कर रही है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किस आधार पर मूल्यांकन की प्रविधि का वर्गीकरण किया जाता है। क्रियात्मक तथा बोधात्मक, क्रियात्मक तथा गुणात्मक, परिणात्मक तथा बोधात्मक या फिर गुणात्मक तथा परिणात्मक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गुणात्मक तथा परिणात्मक। याद रखिएगा ये जो गुणात्मक तथा परिणात्मक है इसके आधार पर मूल्यांकन की प्रविधि का वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गीतिका शब्द को शब्द बोलती है, मूल्यांकन की किस प्रविधि के कारण इसका पता लगाया गया है। गुणात्मक प्रविधि, परिणात्मक प्रविधि, गुणात्मक तथा परिणात्मक प्रविधि या फिर जांच विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा परिणात्मक प्रविधि। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राधिका ने अपने भाषण में शिक्षक दिवस से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भाषण को ग्रहण करने में सहायक है। लेखन कौशल है, श्रवण कौशल है, भाषण कौशल है या फिर पठन कौशल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो भाषण ग्रहण करने में सहायक होगा वो श्रवण कौशल होगा। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही होगा वो सेकंड वाला होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, शबनम ने कल के मैच का आंखों देखा हाल अपने सहपाठियों को सुनाया। इस स्थिति में शबनम किस कौशल का प्रयोग कर रही है? वाचन कौशल का, लेखन कौशल का, श्रवण कौशल का या फिर भाषण कौशल का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषण कौशल का। याद रखिएगा, शबनम ने कल के मैच का आंखों देखा हाल अपने सहपाठी को सुनाया। इस स्थिति में शबनम भाषण कौशल का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निबंधात्मक लघु उत्तर तथा वस्तुनिष्ठ किस परीक्षा के रूप है? लिखित परीक्षा के हैं, मौखिक परीक्षा के हैं, प्रायोगिक परीक्षा के हैं या फिर साक्षात्कार के हैं? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है ये लिखित परीक्षा के रूप हैं, निबंधात्मक लघु उत्तर तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से हमें छात्रों के केवल गुणों की जानकारी मिलती है, केवल दोषों का पता चलता है, गुण तथा दोष दोनों का पता चलता है या फिर बुद्धिहीन छात्रों की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो मूल्यांकन से हमें छात्रों के गुण तथा दोष दोनों का पता चलता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कनक ने कक्षा के सभी छात्रों को सारांश लेखन का कार्य दिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल या फिर पठन कौशल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लेखन कौशल। याद रखिएगा, लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है इस प्रक्रिया के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शोभना ब को व लिखती है, उसकी इस समस्या का कारण है? यहाँ पर देखिए डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, स्वलिनता और जितने भी विकार है दोस्तों, इससे संबंधित एक शानदार ट्रिक मैंने बनाई है, एक वीडियो इस पर ही बनाया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डिस्ग्राफिया होगा। शोभना ब को व लिखती है, उसकी इस समस्या का कारण डिस्ग्राफिया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। हरलीन कौर चौथी कक्षा की छात्रा है, उसकी मातृभाषा पंजाबी है, इस कारणवश वहाँ हिंदी भाषा के प्रयोग में गलतियाँ करती है। इस अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? यहाँ पर आपको बताना है इस अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उसे हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे जो अशुद्धि करती है हरलीन वो दूर हो जाएगी यदि वो हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करेगी। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 90 से 109 बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी किस श्रेणी में आते हैं? औसत में, औसत से अधिक, औसत से कम या फिर बुद्धिमान? तो यहाँ पर जो 90 से 109 बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी होते हैं वो औसत श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आएंगे? ये औसत श्रेणी में आएंगे। अगला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे उत्तम है? यहाँ पर देखिए सबसे उत्तम तरीका आपको बताना है बहुभाषी कक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आपस में बातचीत करके। ये जो तरीका है दोस्तों ये सबसे उत्तम है बहुभाषी कक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी गणित विषय से संबंधित है? यहाँ पर देखिए गणित विषय के बारे में तो आपको पता होगा कौन सी बीमारी है, ये डिस्कैल्कुलिया है। डिस्कैल्कुलिया जो बीमारी होती है ये गणित विषय से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। नीरज ई को र बोलता है, उसकी इस अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? आपको चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है कि उसकी इस अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षक को दोनों वर्णों का उच्चारण स्वयं करने के बाद छात्रों से अभ्यास करवाना चाहिए। उसकी इस अशुद्धि को इस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं या फिर दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का कोई छात्र अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसे सजा देंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, प्रधानाध्यापक से शिकायत करते हुए उसका दाखिला रद्द करवा देंगे? तो यहाँ पर यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र है वो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है तो आप ऐसी स्थिति में उसे क्या करेंगे? उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारण बालकों के मानसिक तौर पर बीमार होने से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा कारण है जो बालकों के मानसिक तौर पर बीमार होने से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा
खेल परिसर का वातावरण। देखिए यहाँ कारण जो है ये बालकों के मानसिक तौर पर बीमार होने से संबंधित नहीं है। पारिवारिक वातावरण का कारण, सामाजिक वातावरण का कारण और विद्यालयी वातावरण का कारण, ये तीनों ही बालकों के मानसिक तौर पर बीमार होने से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन खेल परिसर का वातावरण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य। यहाँ पर देखिए उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना है छात्रों को शिक्षित करना, छात्र के दोषों को पहचानना, छात्र के दोषों को दूर करना या फिर छात्रों के बीच भेद करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा छात्रों के दोषों को दूर करना। यह उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है मौखिक भाषा को जांचने के लिए इनमें से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए जो मौखिक भाषा को आप जांच रहे हैं तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा छात्रों से बातचीत करना। ये मौखिक भाषा को जांचने का सबसे अच्छा तरीका या फिर महत्वपूर्ण तरीका होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। साक्षात्कार विधि में रिक्त स्थान की जांच की जाती है लेखन संबंधी दोष, पठन संबंधी दोष, व्यक्तिगत दोष या फिर वाचन दोष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखिए साक्षात्कार विधि के बारे में पूछा गया है तो ये व्यक्तिगत दोष की जांच की जाती है साक्षात्कार विधि में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम सामग्री विषयों को रिक्त स्थान बनाती है, कठिन, जटिल, सरल या फिर अर्थहीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सरल। शिक्षण अधिगम सामग्री विषयों को सरल बनाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। चार्ट का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार है। दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है या फिर लिखित सामग्री। यहाँ पर देखिए चार्ट का केवल यहाँ पर प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर ये शिक्षण सामग्री का जो प्रकार होगा वो दृश्य सामग्री का प्रकार होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है पिछले शनिवार को उत्कृष्ट के विद्यालय में स्टैनली का डब्बा फिल्म दिखाई गई। फिल्म में शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा प्रकार है। दृश्य, श्रव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये दृश्य भी है और श्रव्य भी है। श्रव्य और दृश्य सामग्री होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है एक समय में एक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से रिक्त स्थान हो सकता है। छात्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, छात्र को विषय अच्छे से समझ आएगा, छात्र विषय को ढंग से समझ नहीं पाएंगे या फिर शिक्षण प्रभावी होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एक समय में एक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से छात्र विषय को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी की अध्यापिका ने अभिनव को गांधी जी पर चित्र तथा 10 वाक्य का कार्य दिया। इस गृह कार्य से अभिनव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे गृह कार्य से विषय के प्रति अभिनव की रुचि बढ़ेगी। अभिनव ऐसे गृह कार्य से उब सकता है या फिर बालक में विषय को लेकर भ्रम पैदा होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऐसे गृह कार्य से विषय के प्रति अभिनव की रुचि बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों को ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देने के लिए इनमें से कौन सा तरीका प्रभावी होगा। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा तरीका प्रभावी होगा बच्चों को ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा छात्रों को उस स्थल के भ्रमण हेतु प्रेरित करके। जो यहाँ तरीका है दोस्तों ये काफ़ी प्रभावी होगा बच्चों को ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से किस सामग्री का प्रयोग विद्यालयों में शिक्षण के लिए अधिक किया जाता है। रेडियो, टेलीविजन, लिगवा फोन या फिर पाठ्यपुस्तक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पाठ्यपुस्तक सामग्री का प्रयोग विद्यालयों में शिक्षण के लिए अधिक किया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है बाल साहित्य कैसा होना चाहिए। जो बाल साहित्य है ये किस प्रकार का होना चाहिए। केवल अच्छे रचनाकारों की होनी चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, सिर्फ कविताएं होनी चाहिए या फिर सिर्फ कहानियां होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ज्ञानवर्धक होना चाहिए। जो बाल साहित्य है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी सामग्री शिक्षण की प्राचीन सामग्री। यहाँ पर देखिए
शिक्षण की प्राचीन सामग्री के बारे में पूछा गया है, कौन सी सामग्री है? तो याद रखिएगा वो पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक सामग्री शिक्षण की प्राचीन सामग्री है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता आपको बताना है क्या होगी। आसानी से उपलब्ध हो जाती है, सस्ती होती है, कोई भी पढ़ सकता है, या फिर स्वाध्याय की ओर प्रेरित करती है। तो ये स्वाध्याय की ओर प्रेरित करती है, ये सबसे बड़ी विशेषता है पाठ्य पुस्तकों की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में अति आवश्यक सहायक सामग्री। यहाँ पर देखिए इन चारों विकल्पों में से आपको सबसे जो ज़्यादा आवश्यक सामग्री है उसके बारे में बताना है। श्यामपट्ट है, रोल बोर्ड है, फ्लैश बोर्ड है, या फिर टीवी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्यामपट्ट। श्यामपट्ट अति आवश्यक सहायक सामग्री है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सोहेल अपनी कक्षा में कविता पढ़ना चाहता है, उसके लिए सर्वोत्तम सामग्री कौन सी है? टेप रिकॉर्डर है, चार्ट है, फ्लैश बोर्ड है, फ्लैश कार्ड है, या फिर रेडियो है। तो यहाँ पर सोहेल अपनी कक्षा में कविता पढ़ना चाहता है, उसके लिए सर्वोत्तम सामग्री के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा टेप रिकॉर्डर। याद रखिएगा टेप रिकॉर्डर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 14 वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षक दिवस पर भाषण दिया गया। उनके इस भाषण को सभी विद्यालयों में टेलीविजन तथा कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया गया। शिक्षकों द्वारा इस प्रक्रिया का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार है? दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, या फिर सिनेमा है। तो जब हम चाहे वो टेलीविजन पर देखें या फिर कंप्यूटर पर देखें, आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी कि ये दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, अनामिका सदैव कुत्ता को कुकुर बोलती है। यदि आप अनामिका के शिक्षक होते तो इस स्थिति में क्या करते? यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि यदि आप अनामिका के शिक्षक होते तो इस स्थिति में आप क्या करते, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा कुत्ता को कुकुर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कक्षा में सभी बच्चों को बताएंगे कि कुत्ता को कुकुर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न है, आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं, एक शिक्षक की दृष्टि से आप क्या करेंगे? यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपको बताना है कि आप क्या करेंगे। सभी छात्रों को सजा देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे, अपने पढ़ाने के तरीकों को बदलेंगे, या फिर प्रधानाचार्य से उस कक्षा को बदलने की प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप अपने पढ़ाने के तरीकों को बदलेंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भाषागत दोष से संबंधित नहीं है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। चारों विकल्पों में से भाषागत दोष से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पीछे बैठने के कारण श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को ठीक से ना पढ़ पाना, यहाँ भाषागत दोष से संबंधित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। पाठ योजना का निर्माण करते समय केंद्र में किसे रखना चाहिए? शिक्षक को, विद्यार्थी को, शिक्षण सामग्री को, या फिर समाज को? यहाँ पर देखिए पाठ योजना का निर्माण करते समय केंद्र में किसे रखना चाहिए पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थी को। केंद्र में किसको रखना चाहिए? विद्यार्थी को रखना चाहिए पाठ योजना का निर्माण करते समय। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कोई विकलांग विद्यार्थी दाखिल लेता है तो उसे पढ़ाने से मना कर देंगे, उसे उचित सुविधा प्रदान करते हुए पढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसके माता पिता को कहीं और दाखिल करवाने का सुझाव देंगे, या फिर विद्यार्थियों की तुलना में उसे अधिक प्यार करेंगे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उसे उचित सुविधा प्रदान करते हुए पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ योजना में रिक्त स्थान निर्धारण नहीं किया जाता है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, पढ़ाए गए विषय से छात्र को क्या लाभ होगा, या फिर छात्र ने कितना सीखा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पाठ योजना में छात्र ने कितना सीखा ये निर्धारण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
चांदनी शर्मा हिंदी की अध्यापिका है। वह कभी कभी कुछ विषयों को समझाने के लिए डीवीडी का प्रयोग करती है। डीवीडी का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार है? दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है या फिर फिल्म है? तो जब हम डीवीडी का प्रयोग करते हैं तो हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो यह दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रकार है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कुछ छात्र हकलाते या तुतलाते हैं, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक होने के नाते आपका कार्य। यहाँ पर आपका कार्य क्या है? एक शिक्षक होने के नाते उन बच्चों को डांटना, उन बच्चों को शुद्ध शब्द की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराना, उन्हें अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रेरित करना या फिर उनके माता पिता को स्कूल बदलने की सलाह देना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उन्हें अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ही कक्षा के दो छात्र विभिन्न प्रकृति के हैं, एक बुद्धिमान तथा दूसरा कमजोर है। एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? यदि आप एक शिक्षक है उसके तौर पर आपको बताना है कि आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है शिक्षण में कमजोर तथा बुद्धिमान दोनों छात्रों को आधार मानना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, परीक्षण तथा निरीक्षण इनमें से किस विधि का हिस्सा है? परीक्षण तथा निरीक्षण इनमें से किस विधि का हिस्सा है? निदानात्मक, उपचारात्मक, निदानात्मक तथा उपचारात्मक दोनों का या फिर निगमन विधि का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निदानात्मक। याद रखिएगा, परीक्षण तथा निरीक्षण निदानात्मक विधि का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है, भाषा नियमों की जानकारी से ही निरखती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियम व्यवस्था है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा एक नियम व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल 100 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे, जिसमें 3 अध्याय होंगे, भाषा शिक्षण, भाषा कौशल और शिक्षण में होने वाली समस्याएं। इसके तीनों अध्याय के ये 100 प्रश्न थे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। यदि आपने देखा होगा तो आप खुद समझ गए होंगे। तो आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है यहाँ वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको और भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये पहुँचे और ये इस वीडियो का सभी लाभ ले सके। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।